Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, हिंदी टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। रीट वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और जो एमपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखना साथियों। शुरू करते हैं। शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 पे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? गुड्समैन, फ्लेंडर, बीएस ब्लूम और स्किनर। तो देखिए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एक पुस्तक का नाम है ये, और इसको लिखने वाले थे बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम जिनका पूरा नाम है। आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों। आपका सेकंड प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाएगा? राइट आंसर बताइए इसमें। मित्रों, इसका सही आंसर है मिलान प्रश्न। कौन सा? मिलान प्रश्न। विकल्प 3 सही है। जैसे मिलान प्रश्न में क्या किया जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 फिर उधर कुछ लिखा होता है, उनका मिलान इसमें किया जाता है, तो वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही प्रकार है। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न आता है मित्रों, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनर्बलन, क्रिया प्रसूत, संबद्धवाद और सामाजिक। तो मित्रों, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम, देखिए अभिक्रमित अनुदेशन एक विधि है और ये कार्य करता है अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन बीएफ स्किनर के द्वारा ये दिया गया था। देखिए, जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है वो भी बीएफ स्किनर के द्वारा ही दी गई है। तो आपका विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। पुनर्बलन कोई सिद्धांत नहीं है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो इसका सही आंसर नहीं है। संबद्धवाद इसका सही आंसर नहीं है। सामाजिक भी इसका सही आंसर नहीं है। तो दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और कोमल सामग्री। तो इजी प्रश्न है, आराम से इसका उत्तर बता सकते हो। बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है जिस पर जो विद्यालय से संबंधित जो खबर होती है वो लगाई जाती है। तो मित्रों, आपका जो यहाँ पर दूसरा विकल्प है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 पे चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न आता है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो की सीमाओं को, मतलब रेडियो की क्या सीमा होती है कि इसमें जो कार्यक्रम आता है वो एक निश्चित समय पर आता है। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो फिर आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है, अगर आपने उसमें रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उसको आप कहीं पर भी सुनो, कभी भी सुनो। तो टेप रिकॉर्डर एक ऐसा साधन है जो रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। विकल्प 3 सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे साथियों। साम्य अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, मॉरिसन ने, फ्रायड ने और स्किनर ने। तो साम्य अन्वेषण का सिद्धांत देने वाले थे साथियों जीन पियाजे। विकल्प 1 आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं था याद तो आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो कि साम्य अन्वेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, इकाई के 4 सोपान प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान और अवबोध किस विद्वान ने बताए हैं? रिस्क ने, मॉरिसन ने, ग्रोम्स ने और हर्बर्ट ने। तो ये जो इकाई के 4 सोपान हैं ये बताने वाले थे ग्रोम्स। कौन थे? ग्रोम्स थे साथियों। इकाई के 4 सोपान जो यहाँ लिखा हुए हैं ना, इनकी बात की जा रही है। यूँ मत कहना कि इकाई विधि के 4 सोपान, तो इकाई विधि अलग हो जाती है, लेकिन ये जो 4 सोपान लिखे हुए हैं इनको देने वाले थे ग्रोम्स। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 7 में।
मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। माइकल और मेसन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? आत्म अभिवृत्ति का सिद्धांत, साम्य अन्वेषण का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत और विरेचन का। तो एक ऑप्शन तो आप बाहर ही निकाल दो, साम्य अन्वेषण का तो अभी अपन ने देखा था, जीन पियाजे ने दिया था। यहाँ माइकल और मेसन के द्वारा बताइए कौन सा सिद्धांत दिया गया है? मित्रों इन्होंने सिद्धांत दिया है आत्म अभिवृत्ति का सिद्धांत। प्रथम विकल्प आपका प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा। इसको भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 9, व्याख्यान विधि में सोपानों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। तो व्याख्यान जो विधि है इसमें सोपानों की संख्या होती है साथियों 3। तीसरा ही विकल्प सही है, व्याख्यान विधि में 3 सोपान यूज किए जाते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका। मित्रों आज भी रीट भर्ती से संबंधित मीटिंग है, जो कल थी वो मीटिंग नहीं हो पाई कल, लेकिन वो मीटिंग आज रखी गई है। तो कोई न्यूज आती है तो बिल्कुल मैं अपडेट ज़रूर करा दूंगा आपको। मैंने कल भी आपके पोस्ट डाल दी थी, यूट्यूब पर भी डाली थी और टेलीग्राम चैनल पर भी, कि आज की मीटिंग है वो स्थगित हो गई है और वो मीटिंग कल होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, देखिए स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। तो कौन सी विधि इन पर आधारित है? आपको सही आंसर देना है प्रश्न नंबर 10 में। मित्रों 10वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब संश्लेषण विधि में क्या किया जाता है कि पहले स्थूल चीज़ों के बारे में ज्ञान कराया जाता है और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती है। तो विकल्प 3 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11 पे चलेंगे। 11वां प्रश्न आता है, एक छात्र किसी आकृति को देखकर पहचान लेता है, यह किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग और कौशल। तो पहचान लेता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ पहचान की बात करें, चाहे वो परिभाषा है, आकृति है, कोई भी चीज़ हो, अगर पहचान वाली बात करता है तो उसका सीधा सा मतलब ज्ञान से होता है। किससे होता है? ज्ञान से। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसर और शिक्षण नियंत्रण। तो देखिए जो उद्देश्य है सभी जानते हैं उद्देश्यों के बारे में, उनको आप व्यवहारगत रूप में लिखते हो तो इसको कहा जाता है शिक्षण नियोजन। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण नियोजन। जैसे आप लिखते हो ना ज्ञानात्मक, भावात्मक, फिर अवबोधात्मक और कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये जो उद्देश्य आप लिखते हो ये शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 13, आपके 13वां प्रश्न है, मौन वाचन से छात्र के अध्ययन की गति बढ़कर हो जाती है। पहला विकल्प है 3 गुना, दूसरा विकल्प है 1 गुना, तीसरा विकल्प है 100 गुना और चौथा विकल्प है 5 गुना। तो देखिए 2 विकल्प तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं, कोई 100 गुना तो होगी नहीं, और 1 गुना क्या होता है? ये भी गलत है। मित्रों प्रथम और चौथा विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करना है। मौन वाचन जब छात्र करता है और वो जब नॉर्मल स्पीड जो होती है उससे 3 गुना गति बढ़ जाती है। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14 पे चलेंगे। मित्रों 14वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सोपानों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 7 और 6। तो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है
उसमें सोपानों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। कमेंट करके जरूर जाए जितने प्रश्न सही होते हैं आपके, और हमें ये भी बताइए कि आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। मित्रों, किसी भी प्रश्न पर अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है, आपको लगता है कि ये आंसर इसका नहीं है, इसका ये आंसर होना चाहिए था, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, पाठ योजना का दर्पण किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रदर्शन कौशल को, उद्देश्य कथन को और प्रस्तुतिकरण को। तो पाठ योजना का दर्पण कहा जाता है प्रस्तावना को। मतलब इसमें पता चल जाता है कि हम किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न 16, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं होगा। विश्वसनीय, वेद, विभेदकारी और वस्तुनिष्ठ। कोई भी प्रश्न है, हर छात्र उसका उत्तर दे रहा है, तो फिर वो विभेदकारी नहीं होगा। मतलब फिर वो विभेद कहाँ कर रहा है कि जो सामान्य बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, उनके बीच में विभेद कहाँ हो रहा है फिर। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 16वें प्रश्न में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 17, मूल्यांकन प्रक्रिया में नीलपत्र को माना जाता है उपलब्धि परीक्षण, निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए साथियों। मूल्यांकन प्रक्रिया में नीलपत्र को उपलब्धि परीक्षण, निर्माण की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण भी एक प्रश्न पत्र माना होता है, एक प्रश्न पत्र का प्रकार है ये, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा और चौथा विकल्प यहाँ गलत है। मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, उससे पहले हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बालकों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, J.F. हर्बर्ट, जॉन डीवी और सचमैन। तो ये कथन कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर J.F. हर्बर्ट के शिष्य थे साथियों, आपको ये भी याद रखना है। आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। तो ये आज शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 14 था। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। कोई अपडेट होगी तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट ज़रूर कराऊंगा साथियों। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करोगे साथियों। पूरी मेहनत कीजिए और मजबूत इरादों के साथ मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल हो जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।